सुंदर पहाड़ और झरने, पक्षियों का कलर और घना जंगल, उसके समीप बसा एक सुंदर और धन धान्य से परिपूर्ण राज्य, जहाँ की प्रजा बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रही है। सभी परिवार संपन्न और प्रसन्न है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है किसी को। उस राज्य का नाम है पुलस्थ राज्य है और वहाँ के राजा का नाम है प्रबोध प्रताप सिंह। राजा प्रबोध प्रताप सिंह का बहुत ही सुंदर भव्य महल है। महल के प्रांगण की शोभा देखते ही बनती है। महल के पीछे बहुत ही सुंदर वाटिका है, जहाँ भांति भांति के पुष्प और वृक्ष की भरमार है। बड़ा सा फव्वारा भी लगा है। राजा प्रबोध अपने महल की वाटिका में विचरण कर रहे हैं। तभी उनकी रानी सुकुमति और उनकी नन्ही 2 साल की पुत्री भी महल की वाटिका में प्रवेश करती है। उनकी पुत्री अपने पिता के समीप आकर उनकी गोदी में आने को लालायित हो उठी। अपनी प्यारी पुत्री की चंचलता को देखकर राजन अपने आप को रोक नहीं पाए और तुरंत अपनी बाहों में अपनी प्यारी पुत्री को ले लिया। उनकी पुत्री है भी तो बिल्कुल दूध सी सफ़ेद, गुलाबी गुलाबी कोमल गाल और नीले आंखें, इसलिए राजन ने उसका नाम नीलांजना रखा है। वो अपनी माँ सुकुमति के जैसी ही सुंदर है। रानी सुकुमति एक साधारण परिवार से थी। उनका परिवार कबीलों में रहता था। वो लोग नृत्य गायन करके अपना जीवन यापन करते थे। उस कबीले में सुकुमति बहुत सुंदर और बहुत ही निपुण नृत्यांगना थी। सुकुमति सुंदर थी बहुत। उसको नृत्य करते देख न जाने कितने लोग अपना हृदय हार बैठे थे। उसकी खूबसूरती का बयान दूर दूर तक के कबीलों में होता था। हर कोई उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन उनके कबीले की परंपरा थी कि कन्या ही अपनी पसंद का वर चुनकर विवाह कर सकती थी। उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाती थी। एक दिन राजा प्रबोध राज्य का भ्रमण करने गए। उन्होंने सुकुमति को नृत्य करते देखा और उस पर मोहित हो गए। उन्होंने कबीलों में सुकुमति से विवाह का प्रस्ताव रखा। सुकुमति के पिता को और सुकुमति को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा प्रबोध और सुकुमति का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया और अब वो रानी सुकुमति हो गई। राजा प्रबोध के माता पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। माता बचपन में ही अकेले छोड़कर चली गई थी और पिता को किसी युद्ध में मस्तिष्क में अंदरूनी चोट लग गई थी। उस समय तो वे युद्ध जीत गए, लेकिन महल में आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी स्थिति खराब होने लगी। कोई सुधार न हुआ और वो प्रबोध को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद प्रबोध को पुलस्त्य राज्य का राजा घोषित किया गया। राजा प्रबोध ने सुकुमति से विवाह तो कर लिया, लेकिन सुकुमति के कबीले में एक दिग्विजय नाम का नवयुवक था जो सुकुमति को प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन सुकुमति ने उससे विवाह के लिए कभी हाँ नहीं कहा और जब सुकुमति ने राजा प्रबोध से विवाह कर लिया तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसी राज्य कीर्तिनगर जाकर वहाँ के राजा चंद्रदर्शन से मित्रता कर ली और सुकुमति की सुंदरता का बयान कर दिया। अब चंद्रसेन सुकुमति की एक झलक पाने को लालायित उठे। उन्होंने सोचा है पुलस्त्य देश के राजा से मित्रता कर लूँ और फिर उसके सारे राज जानने के बाद मैं उससे राज्य पर चढ़ाई कर दूंगा और फिर सुकुमति मेरी हो जाएगी। और यही योजना दिग्विजय भी बना रहा था। राजा चंद्रदर्शन जब पुलस्त्य राज्यों को जीत जाएंगे तो मैं उन्हें मारकर सुकुमति को प्राप्त कर लूँगा। अब अपनी योजनाएं बनाते रहे और इसी तरह 3 साल व्यतीत हो गए। अब रानी सुकुमति 2 साल की पुत्री की माँ है और राजा प्रबोध अपनी रानी और पुत्री के साथ खुशहाल है। राजा बहुत समय बाद राजा प्रबोध प्रताप सिंह को अपने राज्य के कार्यों की व्यस्तता से थोड़ा समय मिला है और वो निश्चित होकर अपनी रानी और पुत्री के साथ वाटिका में समय बिता रहे हैं। तभी एक सेविका संदेश लेकर आई। राजन, कीर्तिनगर के राजा चंद्रदर्शन महल में पधार चुके हैं और शीघ्र ही आपसे मिलने की इच्छुक है। राजा प्रबोध बोले, उनसे कहो कि हम शीघ्र ही आ रहे हैं। तभी रानी सुकुमति निराश होकर बोली, ऐसी भी क्या व्यस्तता राजन कि परिवार के पास आपके लिए समय नहीं है। इतने दिनों बाद तो आपके साथ समय बिताने को मिला था, ऊपर से आपके मित्रगण भी आकर रंग में भंग में मिला देते हैं। राजन मुस्करा बोले, रानी थोड़ा सब्र रखिए, आपको भी अवश्य समय मिलेगा। और इतना कहकर अपनी गोद में नीलांजना को रानी के गोद में देकर चले गए। रानी अपना दुखी मन लेकर रह गई। राजा चंद्रदर्शन ने अब राजा प्रबोध से गहरी मित्रता कर ली है। अपने गुप्तचरों की सहायता से राज्य की एक एक चीज की खबर पा ली है। अब बस वो किसी भी रोज आक्रमण की योजना बना रहे हैं और राजा प्रबोध अब उन पर पूर्णतः विश्वास करने लगे हैं।
उन्हें इस योजना के विषय में कुछ पता ही नहीं है। तभी राजा प्रबोध अतिथि कक्ष में पहुंचे और राजा चंद्रदर्शन सर्वदा की तरह गले मिले। इसी बीच चंद्रदर्शन ने अपनी कटार निकाली और राजा प्रबोध के सीने में घूंप दी और वहां उपस्थित 9 सैनिकों को कहा, सारे महल के लोगों को बंदी बना लो। इसी बीच रानी तक जैसे ही खबर पहुंची, उन्होंने अपनी सबसे कर्तव्यनिष्ठ दासी सौदामिनी को नीलांजना को लेकर भाग जाने को कहा। सौदामिनी महल से नीलांजना को ले जाने में सफल रही। वो भागते भागते नदी के पास पहुंची और उसने एक छोटी नाव को नदी किनारे बंधे पाया। उसने नाव खोली और उससे बैठकर राजकुमारी नीलांजना को ले चली गई दूर सुरक्षित स्थान पर। और वहां महल में चंद्रदर्शन ने राजा प्रबोध प्रताप सिंह को मार डाला और रानी सुकोमती को बंदी बना लिया। उसने पहले से सारी योजनाएं बना रखी थी। वो 3 सालों से अपने गुप्तचरों से पुलत्स राज्यों की सारी जानकारी प्राप्त कर रहा था और उसने अपनी योजनाओं में सफलता प्राप्त कर ली। और दिग्विजय तो सिर्फ रानी सुकोमती को चाहता था और उसने राजा चंद्रदर्शन से इस विषय पर बात की। राजा चंद्रदर्शन ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी भी क्या है दिग्विजय, पहले हमें तो रानी जी के दर्शन कर ले। चंद्रदर्शन के ऐसे शब्द सुनकर दिग्विजय हतप्रभ हो गया। अब उसे लगा कि शायद उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसे जब तक अपने किए पर पछतावा होता तब तक चंद्रदर्शन ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया और दिग्विजय को बंदी बना दिया गया। उधर चंद्रदर्शन ने राजा प्रबोध को मृत समझकर सैनिकों को आदेश दिया कि प्रबोध के मृत शरीर को नदी में बहा दिया जाए। सैनिकों ने चंद्रदर्शन के आदेश का पालन किया और प्रबोध के मृत शरीर को नदी में बहा दिया गया। अब चंद्रदर्शन रानी सुकोमती के पास पहुंचा और बोला, रानी, अब आप हमारी हुई। हमने आपके राज्य पर विजय प्राप्त की है और बड़े दुख की बात है कि राजा प्रबोध भी आप स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब आपके पास और कोई राह नहीं है, इसलिए हमारी रानी बन जाइए और सुखपूर्वक जीवन बिताइए। सच मानिए, हम आपको अपने हृदय की रानी बनाकर रखेंगे। इतना सुनकर सुकोमती बोली, नीच पापी, अपने ही मित्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तेरे जैसे इंसान की रानी तो क्या, मैं तो तेरी दासी भी न बनूं। तुच्छ प्राणी, तूने मेरे राजन का वध करके अच्छा नहीं किया। तुझे इस किए की सजा जरूर मिलेगी। वो ऊपर बैठा सब देखता है और एक न एक दिन अवश्य न्याय करता है। तू ये मत समझ कि तू ये कुकर्म करके बच जाएगा। सुकोमती बहुत बहुत क्रोधित थी। उसका क्रोध देखकर चंद्रदर्शन को थोड़ा डर लगा। उसे लगा गया कि रानी क्रोध में कोई गलत कदम ना उठा ले, तो चंद्रदर्शन ने रानी सुकोमती को भी बंदी बनाने का आदेश दे दिया। रानी सुकोमती को चंद्रदर्शन ने अंधेरे कारागार में डलवा दिया। बहुत ही कड़े निर्देश दिए। चंद्रदर्शन ने सैनिकों को कि रानी सुकोमती को अनदेखा ना किया जाए, उन्हें किसी से मिलने जुलने भी ना दिया जाए। और वह दिग्विजय को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि उसने तो सुकोमती से प्रेम किया था, तो क्या हुआ जो सुकोमती उससे प्रेम नहीं करती। अब उसे अनुभव हुआ कि उसने बहुत बड़ा छल किया है सुकोमती के साथ। पता नहीं उसकी बेटी कहाँ होगी और उसने अपने किए का प्रायश्चित्त करना था। उसके मन में एक विचार कौंधा और पल भर में उसने एक योजना बना डाली, क्योंकि उसे भी दशा में सुकोमती से मिलकर क्षमा याचना करनी थी और उसकी सहायता भी करनी थी। एक दिन फिर ये राजा चंद्रदर्शन दिग्विजय से मिलने कारागार में आए। दिग्विजय ने अपनी योजना अनुसार, राजन, क्षमा करे, बहुत बड़ी भूल हुई मुझ ना समझ से जो आपके साथ इतनी अशिष्टता कर बैठा। आप मेरे अन्नदाता है और मैंने तो आपके साथ कभी भी कोई विश्वासघात नहीं किया। और अभी तो रानी सुकोमती की पुत्री जीवित है और पता नहीं उसे कहाँ भेज दिया रानी सुकोमती ने। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रानी सुकोमती से इस विषय पर पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो तो बचपन से मेरी मित्र है और सरलता से मुझ पर विश्वास कर लेगी। उसे तो ये भी पता नहीं कि मैं आपसे मिला हुआ हूँ। तो राजन, अगर आपको उचित लगे तो मेरे कथन पर विचार कीजिएगा, और अगर रानी की पुत्री हमें मिल गई तो हम उस पर दबाव डाल सकते हैं कि वो आपसे विवाह कर ले। राजा चंद्रदर्शन ने उस समय तो कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। उन्होंने रात भर सोच विचार किया और उन्हें दिग्विजय की बात सही लगी। दूसरे दिन और कारागार में आए और दिग्विजय से इस विषय पर बात की। दिग्विजय ने चंद्रदर्शन को विश्वास दिलाया कि इस बार मैं आपकी बात का मान रखूंगा। बस एक बार मेरी बात रानी सुकोमती से करवा दीजिए। मैं उनको अपनी बातों की जाल में इस तरह रिझाऊंगा कि आप
सब कुछ एक ही पल में बता देगी, लेकिन ध्यान रखिए कि उस पल कोई भी वहाँ ना हो, नहीं तो उन्हें शंका हो जाएगी कि हम लोग कोई योजना बना रहे हैं। दूसरे दिन योजना अनुसार दिग्विजय रानी सुकुमती से मिलने कारागार पहुंचा। सुकुमती के हाथ और पैरों में हथकड़ियां बंधी थी, बाल खुले थे और शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं था। आंखें रो रो कर लाल हो गई थी, ओठ सूखे और पपड़ीदार हो गए थे। सुकुमती की ऐसी दशा देखकर दिग्विजय रो पड़ा। उसने पहले तो सुकुमती से क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो सुकुमती, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। मुझे लगा था कि छल कपट से मैं तुम्हें प्राप्त कर लूँगा, लेकिन मेरी धारणा गलत था। अब मेरी अंतरात्मा मेरे हृदय पर प्रहार कर रही है कि जिसमें मैं इतना प्रेम करता था, उसी को मैंने संसार भर के कष्ट दे डाले, उसके स्वामी और पुत्री से अलग कर दिया। और सुकुमती के चरणों पर अपना सर रखकर दिग्विजय बहुत रोया। आज वो सुकुमती के सामने अपने पापों का स्वीकार कर उनका प्रायश्चित करना चाहता था। सुकुमती बोली, अब तो समय बीत गया चुका है, अब पछताने से क्या लाभ। अब मेरे और तुम्हारे रोने से महाराज लौटे नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम्हें मेरी सहायता ही करनी है तो मेरी नीलांजना की रक्षा करो, उसे खोजो। मैंने उसे अपनी दासी सौदामिनी के हाथों में उसे सौंपा था। अगर तुमने नीलांजना की रक्षा कर ली तो मैं तुम्हें हृदय से क्षमा कर दूंगी। दिग्विजय बोला, आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं राजकुमारी को खोज कर रहूँगा और तुम्हें भी न्याय दिलाऊंगा। बस जो मैं कहता हूँ वही तुम करती जाओ। तुम्हें बस थोड़ा सा अभिनय करना होगा राजा चंद्र दर्शन के सामने। और दिग्विजय ने अपनी सारी योजना रानी सुकुमती को कह सुनाई। रानी बोली, इस बार कोई छल तो नहीं करोगे? नहीं सुकुमती, मैं वचन देता हूँ, ये मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ, दिग्विजय बोला। और सुकुमती ने अपनी सहमति दी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का पहला भाग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।